हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए क्या है, कैसा है पाकिस्तान में गवर्नेंस। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 3, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हम जानते हैं पाकिस्तान में मिलिट्री रूल भी देखा है एक तरीके से, और डेमोक्रेसी भी देखी है। तो क्या सच में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? क्या सच में पीपल्स का पार्टिसिपेशन है? इलेक्शंस होते हैं या सिर्फ लीडर अपने आप को इलेक्टेड कह देते हैं? साथ ही साथ हम देख रहे हैं मिलिट्री। तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, काफी सारी कंट्रियों में से एक ऐसी कंट्री है जहां पर मिलिट्री और डेमोक्रेसी दोनों चीजें देखने को मिली हैं। आज के इस सेशन में हम बहुत सारे लीडर्स पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन ने ऐसा चाहा कि डेमोक्रेसी सच में हो, किसी ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए डेमोक्रेसी दिखाई, फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शंस कराए, और एक्चुअल में मिलिट्री का ही रूल रहा या नहीं रहा। आज के इस सेशन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पार्टीशन कब हुआ? तो पार्टीशन हुआ 1947 में। 14-15 अगस्त 1947 में हम देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए। ठीक, अब इसके बाद की कहानी क्या रही पाकिस्तान में वो हम पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में हम साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी गवर्नेंस है, किस तरीके से नेपाल में मोनार्की हम देख रहे थे या फिर किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी आई। बांग्लादेश को कैसे पाकिस्तान से अलग किया गया, एक जगह वेस्ट पाकिस्तान था, एक जगह ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में वॉर होता है 1971 में और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। तो ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स आपको आते हैं वो सभी कन्फ्लिक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और एक तरीके से जो आप कंफ्यूज होते रहते हैं वो कंफ्यूज होना खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है एक व्यक्ति से और उनका नाम है आयूब खान। तो सबसे पहले मैं आपको आयूब खान दिखा देती हूँ। आयूब खान जी कौन थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हैं हमारे आयूब खान और ये हैं जनरल याहिया खान। स्टार्टिंग है इन दोनों से, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसा रोल किसने फॉलो किया ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कहानी शुरू हो रही है 1958 से। कहाँ से? 1958 से। तो फिर आप कहेंगे कि 1947 में तो आज़ादी मिल गई, पार्टीशन हो गया, तो 1947 से 1957 या लगभग 8 तक क्या किया? ठीक, क्योंकि स्टोरी तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1958 से। तो आपको ये बताना चाहूंगी कि 1947 से 57 तक हम देखते हैं कौन कौन, जिन्ना भी देखते हैं, लियाकत अली खान भी देखते हैं। इस तरीके से नंबर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हैं पाकिस्तान में। मतलब इवन यहाँ पर हमारे यहाँ हम कितने ईयर्स में देखते हैं? विद इन 5 ईयर्स न्यू प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। वहीं पाकिस्तान की कहानी देखें तो लगभग 6+ प्राइम मिनिस्टर 1947 से 57 के बीच में बने। ठीक, उसके बाद 58 से कहानी शुरू होती है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि इतनी बार प्राइम मिनिस्टर बदल लिए और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने इतनी बार चेंज किया, इतने अमेंडमेंट किए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और वहाँ उस टाइम पे यही क्वेश्चन था कि ये कब तक चलेगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बट इतने टाइम होने के बाद भी, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी, आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। वहीं पाकिस्तान में विद इन 10 ईयर्स ही ये देखा गया कि इतने अमेंडमेंट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहीं ना कहीं तक अपने ही फायदे की बात सभी व्यक्ति यहाँ पर करते रहे। एक चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस है या जो लोग हैं, एक तरीके से जो पॉलिटिक्स में है, वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे बने ताकि इनका डोमिनेशन हमेशा बना रहे। तो ये सारी कहानियाँ चल रही थी। उसी बीच में क्या होता है, 1958 में जब पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया जाता है, तो जो जनरल आयूब खान थे, वैसे तो ये कौन थे? मिलिट्री जनरल थे। ठीक, और बाद में ये अपने आप को प्रेसिडेंट का चार्ज ही दे देते हैं। तो जनरल आयूब खान अपने हाथ में प्रशासन की बागडोर संभालते हैं और उसके बाद ये अपने आप को ही इलेक्ट करवा लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है कि यहाँ देखो हम इलेक्टेड हो गए हैं। तो कौन थे? मिलिट्री जनरल थे और क्या बन गए? प्रेसिडेंट। तो जनरल आयूब खान आ गए। मतलब कि 57 और 58 की अगर हम बात करें तो इन्हें मिलिट्री के हेड में
अपॉइंट किया गया था और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन किसका ले रहे हैं, कंट्री का। ठीक, क्लियर हुआ। उसके बाद अपना ऑफिस इन्हें छोड़ना पड़ता है जब इनके अगेंस्ट में डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। ठीक, तो लगभग अगर हम इनकी बात करें तो ये कब तक रहे, 1958 से 1969 तक की हम इनकी बात कर रहे हैं और यहाँ तक ये रहते हैं। बट यहाँ पे क्या देखा जाता है, 1969 में अगर बीच में अगर देखें तो कौन सा ईयर था, 1965। तो 1965 का वॉर होता है और उसके बाद पब्लिक इनसे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाती है और इन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। अब ये हटे हैं तो कोई और आएगा। तो अब इनकी जगह कौन आ जाते हैं, इनकी जगह आते हैं जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान भी मिलिट्री जनरल ही रहते हैं। क्या कर दिया जाता है, याकूब खान को बोलते हैं कि आप इतने अच्छे से रूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आपको हटा देते हैं। इनको हटा के किसे लेकर आ गए, जनरल याह्या खान को। और जनरल याह्या खान अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने लगते हैं। अब इन व्यक्ति की भी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। याह्या के टाइम पर क्या हुआ होगा, सोचो आप। अगर हम इनकी बात करें, ये 1969 से रहे हैं, लगभग इनका ईयर 1970s तक कुछ में जाता है। तो यहाँ पे 1971 में वॉर होता है, किसके टाइम पे, जनरल याह्या खान के। तो जनरल याह्या खान के टाइम पे वॉर होता है, बांग्लादेश क्राइसिस होते हैं और 1971 में क्या हो जाता है, युद्ध होता है। वो युद्ध क्यों होता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की वजह से। ठीक, उसके बाद 71 में ये बांग्लादेश बन जाता है। अब पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता है पूरी तरीके से। अब आप ये कहेंगे, एक मिनट हम मैप पर आते हैं, अगर आप मैप देखें तो देखिए, ये रहा हमारा वेस्ट पाकिस्तान और ये है ईस्ट पाकिस्तान। तो अलग कैसे हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब एक ही साथ रहेंगे तो ही अलग होंगे। ये वेस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा था, ये ईस्ट पाकिस्तान पे डोमिनेशन चला रहा था अपना। मतलब यहाँ पे पूरा रूल किसका चल रहा था, वेस्ट पाकिस्तान का। और जब 1971 में वॉर हुआ उसके बाद इन्हें सेपरेट कर दिया गया और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है अब क्या बन गया, ये बन गया बांग्लादेश। क्लियर हुआ। ये पूछा गया अगर कि किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो जनरल याह्या खान के। ठीक, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 1971 के बारे में हमने देखा और यहाँ से अब बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश की कहानी भी हम पढ़ेंगे जब पर्टिकुलर हम बांग्लादेश को ही पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है किसके अंडर में, जुल्फिकर अली भुट्टो के अंडर में 1971 से 77 तक। तो यहाँ पे जिया उल हक की फिर क्या कहानी है, तो जुल्फिकर अली भुट्टो की यहाँ पे गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट को हटा दिया गया जिया उल हक के द्वारा 1977 में। तो अब आप ये कहेंगे कि 1971 से 77 तक क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या होता रहा कि एक व्यक्ति आया, एक गया, एक गया, एक आया। मतलब सिर्फ इतनी सी कहानी थी कि व्यक्ति को मिलिट्री जनरल बनाया जाता था और उसे बागडोर मिल जाती थी कंट्री की, पाकिस्तान की, और वो अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेता था, चाहे वोटिंग के थ्रू। और वोटिंग के लिए भी फॉर्मल नहीं होती थी, बहुत नॉन फॉर्मल वोटिंग करते थे और वोटिंग के बाद कह देते थे कि हम अब यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। ठीक, तो 1971 से 77 तक इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी रही, जुल्फिकर अली भुट्टो की। आगे इनकी बेटी की भी बात करेंगे, बेनजीर भुट्टो के बारे में। ये पावर में रहते हैं 1971 से 77 तक, क्योंकि याह्या के टाइम पर क्या हो गया, वॉर हो गया, अब इन्हें भी हटा दिया गया। इनके बाद फिर से ये जो मिलिट्री जनरल हैं जिया उल हक, ये भुट्टो की गवर्नमेंट को हटा देते हैं और ये फिर से रूल करने के लिए लग जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये हैं जुल्फिकर अली भुट्टो जी। ये पहले गवर्नेंस में थे, कब तक, 1971 से 77 तक। और अब इन्हें रिमूव करके कौन आ गया, तो यहाँ पे आ गए जनरल जिया उल हक। क्लियर हुआ। अब देखो आगे की कहानी, ये आ गई इनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो जी। ठीक, जनरल जिया यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करते हैं 1982 से ही। तो देखो, जुल्फिकर अली भुट्टो को किसने हटाया, जनरल जिया उल हक ने, ये मिलिट्री जनरल थे। अब ये आ गए, इसके बाद इनके अगेंस्ट में भी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स चलने लगते हैं, लोकतंत्र होना चाहिए, पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और उसके बाद किसकी लीडरशिप में, बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप में 1988 में एक बार फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पर स्थापित होती है। ठीक, क्लियर हुआ।
अब बेनजीर भुट्टो के अंडर में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, उस टाइम पे पाकिस्तान पॉलिटिक्स चल रही थी किसके बीच में? बेनजीर भुट्टो की पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी है और मुस्लिम लीग के बीच में यहाँ पर क्या चल रहे थे? कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। मतलब इवन यही देखा जा रहा है पूरे एक टाइम पीरियड में कि सिर्फ इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलते रहे, पहले 47 से 57 तक। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन देखा भी गया, तो फिर किसी को लेकर आए, जैसे कि मिलिट्री जनरल को लेकर आए, आयूब खान को, बट फिर वो हट गए, फिर दूसरे व्यक्ति आ गए। लेकिन बस कहानी ये चल रही है कि मिलिट्री जनरल स्टेट को या कंट्री को एडमिनिस्टर करने के टाइम पर अपने आप को प्रेसिडेंट बना ले रहे हैं। दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999। मतलब कि 1988 से अब पूरी कहानी ठीक ठाक चल रही थी 1999 तक, और फिर से एक और बार मिलिट्री यहाँ पर आ जाती है। और मिलिट्री आने के बाद क्या होता है? जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा देते हैं। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद यहाँ पर कौन आए होंगे? नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ को किसने हटा दिया? परवेज मुशर्रफ ने। और इनको हटा के फिर से कौन आ गए? मिलिट्री आ गए। 2001 में फिर से वही काम करते हैं जो अभी तक आयूब खान कर रहे थे, याहिया खान कर रहे थे, या जुल्फिकार अली हक कर रहे थे। उसी तरीके से जनरल मुशर्रफ भी अपने आप को इलेक्टेड घोषित कर देते हैं। सिर्फ नाम के लिए कहते हैं कि हाँ देखो इलेक्शन हुए हैं और उस बेसिस पर मैं इलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रुथ ये था कि भले ही इनको वोट मिले या ना मिले, ये अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान continued to be ruled by the army। मतलब पाकिस्तान में रूलिंग सिर्फ आर्मी की ही रही है। थोड़े टाइम के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट देखते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं तक आर्मी डोमिनेट कर लेती है। फिर भी आर्मी रूलर्स क्या कराते हैं? सिर्फ नाम के लिए कि हमारा नाम खराब तो होना नहीं चाहिए, कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक इमेज बनाने के लिए एक इनफॉर्मल इलेक्शंस होते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शंस में इन्हें वोट मिलेंगे तभी ये आएंगे, वोट नहीं भी मिलेंगे तो भी ये अपने आप को घोषित कर लेंगे प्रेसिडेंट। 2008 से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं। ठीक, उसके आगे अगर हम देखें तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रह पाई है। कैसे? सबसे पहले हम कहाँ का टाइम पीरियड देख रहे थे? 47 से 57 तक, फिर 1958 से 1969 तक, फिर 1969 से 71 तक, 71 से 77, 88 से 99 और 2001 से 1 के टाइम पीरियड से 2008 तक के टाइम पीरियड में सिर्फ यही देखा गया कि मिलिट्री जनरल आए, प्रेसिडेंट बने। ठीक, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए रही, ऐसा समझ लो। ठीक, और यहाँ पे ये सभी क्या कर रहे हैं? रूलिंग कर रहे हैं, चाहे इन इलेक्शंस में वोट मिले या ना मिले। तो क्या कारण रहे कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है? सबसे पहला तो कारण ये है कि जो समाज है, जो समाज में डोमिनेंसी है, वो किसकी है? मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड डाउनिंग एरिस्टोक्रेसी की। मतलब कि सबसे पहले अभी हमने समझ लिया मिलिट्री का ही रूल है। क्लर्जी मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजियस जो लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि यहाँ पे रिलीजियस बेसिस पर गवर्नेंस होनी चाहिए। इस तरीके से बार बार सिर्फ यही देखा गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी इलेक्टेड गवर्नमेंट समाप्त कर दी गई और मिलिट्री गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट रहे हैं, कहीं ना कहीं तक पैरामिलिट्री ग्रुप्स को और ज़्यादा पावरफुल बना दिए हैं। ठीक, और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं, ये बहुत बार कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, वो इस तरीके से नहीं है, और इस वजह से कहीं ना कहीं तक पाकिस्तान की जो सुरक्षा है वो हार्म्ड हो सकती है। अब देखिए कितनी बढ़िया बात ये लोग कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, मिलिट्री पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी नहीं है, और इस वजह से अगर ये सब अच्छे नहीं रहे और हम अगर गवर्नेंस नहीं करेंगे, कौन? मिलिट्री, तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं बचेगी कहीं ना कहीं तक। और किस बेसिस पर नहीं रहेगी? तो सेल्फ माइंडेड पीपल हैं यहाँ पर, जो सेल्फिश हैं एक तरीके से,
और इसी के साथ साथ आर्मी हमेशा पावर में रहती है और इस आधार पे इसको जस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल होना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ज़रूरी नहीं है। हम अपनी तरफ से ही यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे। डेमोक्रेसी पूरी तरीके से सक्सेसफुल पाकिस्तान में है ही नहीं, हमेशा एक प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स चलते रहते हैं, मूवमेंट चलते रहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, बट आज तक ऐसा नहीं हो पाया है और पाकिस्तान हमेशा की तरह सिर्फ अपनी चलाता आ रहा है अपने ही कंट्री में मिलिट्री से, ठीक है, मिलिट्री के थ्रू, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान एक करेजियस और रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में यहाँ पर हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं तक इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान के लिए और इस वजह से कहीं ना कहीं तक मिलिट्री कंटिन्यू करती है अपना डोमिनेंस। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस, मतलब कि इंटरनेशनल जो सपोर्ट की अगर हम बात करें वो भी कहीं ना कहीं तक डेमोक्रेटिक रूल को सपोर्ट नहीं करती है पाकिस्तान में और यहाँ से फिर से मिलिट्री एनकरेज होती है डोमिनेंसी के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स और अदर वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल को ही एनकरेज करते हैं पाकिस्तान में अपने ही रीजंस के लिए, मतलब अपने भले के लिए क्या करते हैं, पाकिस्तान को ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पर मिलिट्री रूल ही ठीक है। तो कहानी यहाँ पर हमें पाकिस्तान की ये समझ में आई है कि पाकिस्तान में मिलिट्री और डेमोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल बाकी भी कंट्रीज़ अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें और इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो पूरी कंट्रीज़ लगभग क्या चाह रही हैं, ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान में कभी भी कहीं ना कहीं तक क्या प्रॉब्लम होगी अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाती है डेमोक्रेसी आ जाती है, मिलिट्री नहीं रह जाती है कहीं ना कहीं तक, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस बेसिस पर जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनका भला नहीं हो पाएगा, जो हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। इस वजह से ये हमेशा एनकरेज करती है मिलिट्री रूल को ही। वहीं मिलिट्री लीडर्स कहते हैं कि नहीं यार हम सही हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत मतलबी हैं, वो अपने ही भले के लिए काम कर रही है, इस वजह से डेमोक्रेसी नहीं लेकर आ पाएंगी और इनडायरेक्टली ये खुद भी डेमोक्रेसी नहीं लेकर आएंगे कभी जीवन में, बट फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हम ही सही हैं और हमारी ही रूलिंग चलेगी। और एक जो प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मिलिट्री जनरल जो है वही पाकिस्तान में कौन है, प्रेसिडेंट है। अगर कोई और प्रेसिडेंट आया भी तो उन्हें बहुत सारे बेसिस पर हटा दिया गया। तो ये जो कार्टून यहाँ पर हमें बताया गया है, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, ये इसलिए कहा जा रहा है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में अगर कोई, देखो ये सिविल सर्विस वाली ड्रेस हो गई एक सिविल वाली और ये हो गई मिलिटेंट वाली, तो अगर ये सिविल वाला नहीं है मिलिट्री लीडर ही है तो कोई मतलब का नहीं है, अगर ये मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री लीडर में नहीं है, सिविल लीडर में है तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर ये मिलिट्री में भी है और सिविल मतलब प्रेसिडेंट भी है तो +2, मतलब कि ये सबसे बेस्ट है, यही रूलिंग यहाँ पर चलनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पे एक फियर देते हैं ये लोग जिसे कहते हैं ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, और एक आशंका लगाई जाती है कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कहीं ना कहीं तक टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में चली जा सकती है, इसलिए मिलिट्री हमेशा शासन करती है पाकिस्तान में और कहती है कि हम वेस्ट इंटरेस्ट देखते हैं किसमें, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में, और इस बेसिस पर यहाँ पर इस तरीके से मिलिटेंसी और डेमोक्रेसी हम पाकिस्तान में देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्री के बारे में। आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।